वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55। एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज मैं आपको लेके आई हूँ इस सेशन में। इससे पहले हमने ढेर सारे पीवाईक्यूज किए हैं एंड एमसीक्यूज भी किए हैं। एंड हमने यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड हमने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं जो भी मैं न्यू वीडियोस लेके आती हूँ, न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में होती रहे। राइट। क्योंकि अगर आप कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप सीरियसली 2022 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको थ्योरी पार्ट with whole explanation and with complete explanation and ऑल्सो मैं PYQs एंड MCQs लेके आऊंगी, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और उसमें हम कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, ना कि हम उसमें क्रैमिंग करेंगे। हम रट के पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, हम स्टडी को कॉन्सेप्चुअली करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे लर्निंग करेंगे। राइट। सो let's start with the questions which I brought today for you guys. सो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस। सो आज के सेशन में जहां से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपकी स्क्रीन पर। राइट। So this was the last question from the last session. For a person employed in a seasonal establishment, what is the rate of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972? उसके अकॉर्डिंग सीजनल एम्प्लॉयड पर्सन को, जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उस एम्प्लॉय को कितना वेज मिलना चाहिए फॉर एवरी सीजन एज पर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। सो करेक्ट आंसर इज 7 days वेज फॉर ईच पर्सन। 7 दिन का वेज मिलना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले को, एज पर द ग्रेचुटी एक्ट 1972. So this was the last question from our last session. So now from this session we'll start from here. The question is for today is the strike that are intended to put pressure on the government to do something or desist from doing something are categorized as. Options are: option number 1, industrial strikes; option number 2, political strikes; option number 3, general strikes; and option number 4, क्विकी स्ट्राइक्स। सो इसमें से कौन सा सही होगा? प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। So here the correct answer would be political strike. Option number 2 would be the correct answer as per the question. Right? Political strike would be the correct answer. The strike that are intended to put pressure on the government to do something or desist from doing something are categorized as political strike. जैसे आप देख सकते हैं अभी रिसेंट का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो रिसेंट का एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर बिल, जो किसान धरना दिए थे, 1 साल तक वो चला। ठीक है, स्ट्राइक करके बैठे थे वो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको एक मजबूती दी, उनके सपोर्ट से ही वो जो किसान थे धरने पर थे। पिछले 1 साल से जो किसान बिल लेके आया गया था, एग्रीकल्चर बिल, उसमें वो डटे रहे कि हमें जो भी बिल पास किया गया है वो हमें मंजूर नहीं है, उसकी पॉलिसीज हमें पसंद नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए वो धरना दे रहे थे, किसान ने धरना दिया था। राइट। सो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ही उनको फंड कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही वो उनको मजबूती मिली थी, और जिसके बलबूते पर वो 1 साल तक स्ट्राइक पर रहे। राइट। सो पॉलिटिकल स्ट्राइक्स वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Under the provisions of the Payment of Wage Act 1936, who among the following can not be appointed as the authority by appropriate government
to hear and decide claims arising out of deductions from wage or delay in payment of wage and penalty for malicious or vexatious claims. सो आपको यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4. आई थिंक आई शुड रीड द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. द क्वेश्चन इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी, यहाँ पे कैन नॉट बी पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है. कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द अथॉरिटी बाय appropriate government to hear and decide claims arising out of deductions from wage or delay in payment of wage and penalty for malicious or vexatious claims. ठीक है. So options are any commissioner for workmen's compensation. Option number 2, regional labor commissioner appointed by the central government. Option number 3, any assistant labor commissioner appointed by the state government. And option number 4, any other officer with experience as a judge of a civil court or a judicial magistrate. So आपके सामने ये रहे ऑप्शंस. आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए एक बार अपने तरीके से एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर. So here the correct answer would be option number 3, any assistant labor commissioner appointed by the state government. ठीक है. So this would not the right option for this इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि उसने नहीं पूछा है. सो एनी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's move to next question. The question is in front of your screen. The need for labor welfare was also emphasized by the Constitution of India. There are articles in Indian Constitution which contain provisions for labor welfare. Which among the following articles does not contain provisions for labor welfare? So आपके सामने है ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 38, option number 2 article 39, option number 3 article 40, and option number 4 article 41. So which one would be the correct answer for this question? Please read the question carefully. So here the correct answer would be option number 3. Article 40 does not talk about the labor welfare, right? So article 40 doesn't talk about the labor welfare, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में does not contain provision for labor welfare की बात करता है. नॉट पूछा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 में लेबर वेलफेयर की बात नहीं की गई है, जबकि आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 41 में लेबर वेलफेयर की बात की गई है. Right? So let's move to next question. Which of the following statements regarding the Socialist Manifesto are true? Options are: it was drafted by Sidney and Beatrice Webb. Option number B:
it was drafted by Karl Marx and Engels. Option number C, it was drafted for converting capitalist Britain into a mixed economy. Option number D, it was strongly opposed by the Labour Party in Britain. So codes are option number A 1, A and B, option number 2, B and C, option number 3, A and C, option number 4, C and D. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर. पानी पानी हाई वैसे तो लगाई दे. So here the correct answer would be option number 3, A and C would be the correct answer as per the question. Alright. So A and C are the true. A क्या कह रहा है? It was drafted by Sidney and Beatrice Webb. Alright. And option number C क्या कह रहा है? It was drafted for converting capitalist Britain into a mixed economy. Right? A and C are correct. It was drafted by Karl Marx and Engels. It was not correct. It is not correct. And option number D, it was strongly opposed by the Labour Party in Britain. It is also not correct. So correct options are A and C. As per the question, option number 3 would be the right answer. Let's move to next question. The question is, in which of the following countries there exists a predominantly adversarial approach to industrial relations? So options are 1, USA, option number 2, Germany, option number 3, Sweden and option number 4, Denmark. So आपको correct answer find करना है. So here the correct option for this question is option number 1, USA. Right? So let's move to next question. Which of the following statements regarding stress related factor is are true and false? So आपको true and false बताना है इसमें क्या true है and क्या false है. First option है option number A, burnout stress syndrome BOSS. इसका एक्रोनिम है burnout stress syndrome is a debilitating psychological condition brought about by unrelieved work stress. Option number 2, B. Option number B, good and bad stress are also referred as distress and eustress respectively. It is natural and healthy to maintain optimal level of stress. Option number C, rust out stress syndrome is indicative of stress overload. And option number D, anxiety is a state of emotional tension characterized by apprehension, fearfulness and psychic pain. So इनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है आपको बताना है. आपके सामने कोड्स दिए गए हैं. कोड्स में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1, A and B, A, B and D are true, C and E are false. Option number 2, B, C and D are true, A and E are false. Option number 3, A, C, E are true, B, D are false. Option number 4, B, D and E are true and C are false. So आपको यहाँ पे options दिए गए हैं, आपको correct option बताना है इसमें से, right? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए. यहाँ पे ऑप्शन में कुछ हुआ है गड़बड़. ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी में भी यहाँ पे डिस्ट्रेस एंड यूट्रेस दिया हुआ है.
रिस्पेक्टिवली इट इज ए नेचुरल एंड हेल्दी टू मेंटेन ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपने ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, गुड एंड बैड स्ट्रेस आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज डिस्ट्रेस एंड यूट्रेस। तो यहाँ तक ये ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट होता है, रिस्पेक्टिवली इट इज नेचुरल एंड हेल्दी टू मेंटेन ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस, दैट इज करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर 3 होगा एंड ऑप्शन नंबर सी होगा एंड डी होगा, रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेस ओवरलोड एंड ऑप्शन नंबर डी जो आपका एंग्जाइटी वाला पार्ट है। सो इस तरह से आपके ऑप्शंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। राइट, प्लीज वेट हियर। राइट, अभी ये करेक्ट हो गया। So, अब आप आंसर दे सकते हैं। सो हियर द आंसर इज, बट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आप समझ पाएंगे। सॉरी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 would be the correct answer here. A, C and E are true. B and D are false. A, C and E are true कैसे होंगे आप देखिए यहाँ पर ऊपर। A, burnout stress syndrome boss is a debilitating psychological condition brought about by unrelieved work stress. So that is correct. बॉस का मतलब होता है कि वो जो आपके वर्क होता है ना, उसको बर्न आउट करते हैं। बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम इज अ डेबिलिएटिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन ब्रॉट अबाउट बाय अनरिलीव्ड वर्क स्ट्रेस। मतलब बहुत ज्यादा जब काम का वर्कलोड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, उसको बोलते हैं जब काम का बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, काम आपके पास बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी जब आपको टेंशन होती है, जो उसका स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, दैट इज करेक्ट। गुड गुड एंड बैड स्ट्रेस आर ऑल्सो रिफर्ड एज डिस्ट्रेस एंड यूट्रेस। यहाँ पे ऑप्शन की जो जो फॉर्मेशन है, क्वेश्चन की जो ऑप्शन में जो दिया है, वो जो फॉर्मेट किया है वो गलत किया है। गुड एंड बैड स्ट्रेसेस आर ऑल्सो रिफर्ड एट यूट्रेस एंड डिस्ट्रेस होना चाहिए यहाँ पर। उसको क्वेश्चन में क्या किया, उसने उलट दिया है, डिस्ट्रेस की जगह पे यूट्रेस कर दिया है और यूट्रेस की जगह पे डिस्ट्रेस कर दिया है। गुड का मतलब होता है यूट्रेस और बैड का मतलब होता है डिस्ट्रेस। राइट, सो यहाँ पे अगर उसने उलट के नहीं दिया होता तो वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उलट दिया है, डिस्ट्रेस को यूट्रेस कर दिया, यूट्रेस को डिस्ट्रेस कर दिया है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन। रिस्पेक्टिवली इट इज ए नेचर एंड हेल्दी टू मेंटेन ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये करेक्ट हो जाएगा। रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम रॉस इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेस ओवरलोड, नहीं ये गलत है, यहाँ पर ओवरलोड नहीं होगा, यहाँ पर वो रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब होता है कि वो अपनी टेंशन को खत्म कर देता है, वो टेंशन नहीं लेता, टेंशन को ओवरलोड नहीं करता वो, जबकि वो स्ट्रेस को खत्म करता है। तो यहाँ पर वो गलत बोला, उसने उल्टा बोला। राइट, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव बात की उसने, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। And E, anxiety is a state of emotional tension characterized by apprehension, fearfulness and psychic pain. So this would be the correct option, क्योंकि एंजाइटी का सारे क्या लक्षण क्या होते हैं, आपके अप्रीहेंशन होता है, फियरफुलनेस होता है एंड साइकिक पेन।
So these are the correct explanations. So option number A, C and E are correct. B and D are incorrect, right? So here the correct option would be option number 3. A, C and E are correct. B and D are incorrect. Let's move to next question. The question is, which of the following statements relating to Central Advisory Board under the provisions of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 is not correct? Not correct पूछा है. So यहाँ पे आपके सामने है options. Option 1, chairman to be appointed by the central government. Option number 2, the Chief Labour Commissioner Central as an ex officio member. Option number 3, the Labour Commissioner of all the states as ex officio member. And option number 4, such member of members not exceeding 17 but not less than 11 as the central government may nominate, representing government, railways, coal industry, mining industry and contractors, the workmen. सो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में. सो आपको वो एज पर द क्वेश्चन आपको यू विल हैव टू फाइंड द राइट आंसर. So here the correct answer as per the question, the Labour Commissioner, option number 3, the Labour Commissioner of all the states as ex officio member. That would not be the correct, right? So ये option सही नहीं है. So आपको सही नहीं पूछा है. So the Labour Commissioner of all the states as ex officio member, this would be the correct answer as per the question, option number 3. सो होप आपको मेरे बनाए हुए सारे क्वेश्चंस पसंद आते होंगे एंड आप लाइक करते होंगे. अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस आपको लगता है कि चाहिए मैं और भी ढेर सारे वीडियोस बना के दूं आपको, इससे रिलेटेड PYQs MCQs बना के दूं एंड आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, PPT अच्छी लगती है, PPT में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं मोटिवेटेड एंड अगर आपको कुछ भी खराब लगता है, टीचिंग स्टाइल अच्छी नहीं लगती है या फिर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, PPT में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं. आई विल वर्क ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.